हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आगाज इंस्टीट्यूशन पे। देखिए, अभी सीटेट टीजीटी एसएसटी का पेपर हुआ है आज। और जैसा मैं आपको बार बार बता रही थी कि सब कुछ एनसीईआरटी से आता है, एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन जो है वो एनसीईआरटी से आई। और खुशी की बात यह है कि हमने वो सब कुछ किया हुआ था। बहुत सारी जो हमने एनसीईआरटी की सीरीज चलाई हुई थी एमसीक्यू की, वहां से भी क्वेश्चंस हैं। और कंटेंट जो मैं ऐप पे करवाती हूँ वो तो है ही है उसके अंदर। ठीक है, एक एक लाइन आप लोग नोट्स से मैच कर सकते हैं, से आया हुआ है एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर जो है वो नोट्स से है, एनसीईआरटी की बुक्स से है, हमारी एक्सप्लेनेशन से। तो पहले तो बैच के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं आपको पेपर का डिस्कशन करवाती हूँ कि कैसे क्वेश्चन। ठीक है, जिससे भविष्य में जिन भी बच्चों को टी ट्रिपल एस बी की तैयारी करनी, टीजीटी एसएसटी की, चंडीगढ़ टीजीटी एसएसटी की तैयारी, या एचसीएस की प्रिपरेशन करनी, सिविल सर्विस की, उनको एक आइडिया मिले कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते। बिकॉज एनसीईआरटी आपके हर एक एग्जामिनेशन का आधार होता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, बैच के बारे में पहले मैं बता दूं, एनसीईआरटी का बैच चल रहा है आगाज इंस्टीट्यूशन ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में से आप ऐप का लिंक ले सकते हैं। और अगर कुछ दिक्कत आती है तो 8168328069 पर कॉल करके आप लोग मुझसे बात करके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। छठी से 12वीं की कंप्लीट किताबें इसके अंदर करवाई जा रही है, टोटल 44 किताबें हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हो जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन है, टीचिंग के एग्जामिनेशन है, एसएससी का एग्जाम है, इन सभी के लिए ये किताबें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर हिस्ट्री कंप्लीट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे सब्जेक्ट छठी से 12वीं के कंप्लीट कराए जाएंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस यूट्यूब पे होती है। और जो थ्योरी सेक्शन है वो ऐप पर पेड कोर्स के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, हर संडे टेस्ट होता है। ठीक है, नहीं तो आप रिव्यूज भी ले सकते हो जिन स्टूडेंट्स ने ऐप में हमें एनरोल किया हुआ है। टेस्ट होता है, नहीं होता है, उनके सॉल्यूशन होते हैं, नहीं। तो जो भी हफ्ते में काम होता है उस हफ्ते का टेस्ट जो है संडे को किया जाता है। कंप्लीट नोट्स आपको इसके मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, नोट्स इंक्लूड, दोनों भाषाओं में नोट्स मिलेंगे, दोनों भाषाओं में क्लासेस मिलेंगे। तो ये सारी डिटेल थी हमारे बैच के बारे में। अब अगर एक और सुविधा मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अकेला हिस्ट्री का लेना चाहते हो, अकेला पॉलिटी का, अकेला ज्योग्राफी, अकेला इकोनॉमिक्स का, इस तरीके से अगर आपको बैच लेना है तो सेपरेट सेपरेट बैचेस भी अवेलेबल है हमारी ऐप पर। ठीक है, तो अभी हम पेपर को देखते हैं क्या क्या सवाल आए हुए हैं। सबसे पहले क्लास छठी ज्योग्राफी के पहले चैप्टर से क्वेश्चन बना हुआ है कि अपने सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, अपने सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन से खगोलीय पिंड आएंगे। अब मैंने आपको बताया था खगोलीय पिंड क्या होता है, कोई भी वो चीज जो आकाश में है, ब्रह्मांड में है, उसको खगोलीय पिंड कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, सन भी आएगा, ग्रह भी आएंगे, उपग्रह भी आएंगे, क्षुद्र ग्रह भी आएंगे और उल्का पिंड भी आएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, चार। ये सब लोग जो है वो खगोलीय पिंड इसके अंदर आएंगे। अगला सवाल है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज क्वेश्चनड बाय पीपल फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम है, केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। अब आपको पता है 7वीं शताब्दी के अंदर क्या हो रहा है, एंशियंट इंडिया का दौर चल रहा है, लेकिन साथ साथ जैनिज्म, बुद्धिज्म भी उभर रहा था, जहाँ पे जीवन चक्रों की बातें भी हो रही थी, लेकिन साथ साथ जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में बदल रही। पूछा जा रहा था कि जाति के जन्म के आधार पे क्यों ये जाति विशेष बांटी जा रही है, इन पे सवाल उठने लगे थे। ऑप्शन नंबर एक जो आएगा कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम कैसे हो सकता है, इसके ऊपर सवाल उठने लगे थे। अगला सवाल है कि जो ये किताब है पेरिया पूर्णम, ये तमिल के अंदर लिखा गया एक डिवोशनल वर्क है। इसके अंदर विष्णु भगवान या जितने भी ये अलवर, नयनार्स या फिर जितने भी ये कवि लोग होते थे उनके बारे में बातें लिखी गई, तो विद्वान और कवियों के बारे में उस किताब के अंदर लिखा गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, विद्वान और कवि, यानी कि इंटेलेक्चुअल जितने थे, स्कॉलर्स और पोइट्स के बारे में इसके अंदर बात लिखी गई। अगला है, ये बुक है जिसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना। ये बुक जो है ये किस रिफॉर्मर ने लिखी थी, तो आपको बता दूं ये बुक जो है ये ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। क्लास 8वीं की हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। ठीक है, ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। अब अगला सवाल ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अब आपने देखा कि अंग्रेजी शासन के दौरान पहाड़ी मार्गों में भी रेल मार्ग बनने लगे थे, तो आपको बताना है इसका कारण क्या है।
पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पहाड़ महाशयित मतलब माउंटेन्स आर हाईली इरोडेड, माउंटेन आसानी से इरोड हो जाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। पहाड़ी लोग रेल मार्ग बना रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। किसे टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा, मतलब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आने के कारण हम पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर भी रेलवे ट्रैक्स बना रहे हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी इसको सही कर देगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आएगा। अगला सवाल है दादा भाई नौरोजी को लेके, क्लास 8वीं की मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल है। क्या कहता है कि दादा भाई नौरोजी एक ग्रेट इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। बिल्कुल सही बात है। और कभी भी वो राष्ट्रपति या अध्यक्ष नहीं बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो ये बात गलत है। आप हिंदी में देख लीजिए, हिंदी मीडियम के ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। गलत, 3 बार वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो पहली स्टेटमेंट तो है गलत। दूसरी क्या कहता है, व्यवसायी भी थे, प्रचारक भी थे, लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। सेकंड स्टेटमेंट सही है, यानी ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आ जाएगा। ए गलत है, आर सही है। अगला सवाल क्या कहता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है, ये मैंने आपको अभी करवाया था, ज्योग्राफी की किताब से है, क्लास 7वीं की ज्योग्राफी से है, कि निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? तो सबको पता होगा ये, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, बाकी बची हुई प्रतिशत बहुत कम गैसेस होती है, जैसे हीलियम, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत कम मात्रा में होती है। मेजर कौन सी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला क्लास 6ठी की ज्योग्राफी से है, द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मेड ऑफ अवर अर्थ इज, जो हमारी धरती को बिल्कुल वास्तविक हमको निरूपक दे देता है, वो कौन देता है? ग्लोब। ग्लोब को देखकर ही हम अर्थ के बारे में वास्तविक जानकारी पता लगा सकते हैं, तो ग्लोब ये जो असली बात बता देता है। देखो, चाइल्ड मैरिज का जो एक्ट था, क्लास 8वीं की हिस्ट्री से सवाल है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार, और सॉरी मेरे गले में काफी पेन है तो मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, अगर कुछ दिक्कत आए प्लीज अपने 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 मोबाइल, अपने अपने डिवाइसेस की आवाज को थोड़ा बढ़ा लेना। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु कितनी? ये ना चारों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसके अंदर पुरुष के लिए 18 और महिला के लिए 14 रखी गई थी। मेल के लिए 18 और फीमेल के लिए 14। तो अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट भी देखें तो 18 और 16 का आइडिया लगेगा, पर यहाँ 16 नहीं आएगा, 14 आएगा। तो देखते हैं गवर्नमेंट इसके बारे में क्या करती है। 18 और 14 इसका आंसर आएगा। अगला सवाल है, ये हमने अपनी एनसीईआरटी सीरीज के जो एमसीक्यू सीरीज है वहां पे भी ये क्वेश्चन डाला था। द अर्लीस्ट एविडेंस, गेहूं और जो ये क्लास 6ठी की हिस्ट्री से सवाल है। गेहूं और जौ की जो फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे वो कहाँ मिले थे? वो सुलेमान और किरथार रेंज में मिले थे। और अगर कोई पूछ ले चावल उगाने के सबसे पहले जो मिले थे वो गारो हिल्स में मिले थे। चावल गारो हिल्स में, सुलेमान और किरथार में गेहूं और जौ उगाने के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, विंड ब्लो ड्राई लीव्स फ्रॉम डाउन टू पेवमेंट। मैंने आपको ये बताया था कि पवन चलती कैसे है, झूले का एग्जाम्पल देके बताया था कि इस तरीके से एक झूला है, कोई व्यक्ति यहाँ पे चढ़ा झूले पे और वो ए से बी की तरफ आएगा, है ना, ए से बी की तरफ वो आएगा। ऐसे ही जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ मूव करती है, हाई टू लो मूव करती है। तो निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब, नहीं नहीं नहीं, हाई टू लो जाएगी ना, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति जाएगी। मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा जो है वो हवा जाती है। ठीक है, हाई टू लो हमेशा हाई उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ जाती है, ये मैंने आपको क्लास में करवाया है बहुत डिटेल में। अगला सवाल है कि 1960 में जो बॉम्बे था उसको डिवाइड कर दिया मराठी और गुजराती स्पीकिंग लोगों में। बिल्कुल सही, 1 मई 1960 को ये काम किया था। क्लास 8वीं की पॉलिटी से सवाल है। ठीक है, और 1966 में पंजाब को भी डिवाइड कर दिया, पंजाबी बोलने वाले को पंजाब में और हिंदी बोलने वालों को हरियाणा में। तो 1 नवंबर 1966 को ये काम किया गया। हरियाणा डे भी हम मनाते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है ना। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। थर्ड ऑप्शन इसका आ जाएगा। दोनों ही सही है लेकिन कोई व्याख्या सही नहीं। ठीक है, व्याख्या नहीं है, स्टेटमेंट दोनों सही है। अगला सवाल है, वो बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, ये क्लास 6ठी की साइंस का क्वेश्चन है, वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल भोजन इत्यादि
जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कम्युनिकेबल डिजीज यानी संचारणीय बीमारियां कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली। ये हमने किया था, ये 7वीं की हिस्ट्री के अंदर। इन 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 10 मिलियन लोगों को मार दिया था। बिल्कुल सही बात है। और 1/3 आबादी भी खत्म हो गई थी। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा? सेकंड स्टेटमेंट, दोनों सही है। फिर अगला है, ये आपको क्लास 8वीं की ज्योग्राफी के अंदर देखने को मिलेगा। क्लास 8वीं की ज्योग्राफी हमने की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय में संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में सतत पोषणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होगा? जब आप रिसोर्सेज को कंज्यूम करना कम करोगे, रिड्यूस करोगे, रिसाइकल करोगे और रीयूज करोगे। यानी ए, सी और डी। अगर आप रिसोर्सेज के यूज को बढ़ा दोगे उससे तो संसाधन खराब होंगे। ठीक है, तो सेकंड तो आएगा नहीं। आंसर क्या आएगा? ए, सी और डी। कहां दिख रहा है? ए, सी और डी। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, चूज द स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब इसमें ना आप एलिमिनेशन लगाओ, जो चीज गलत है वो हटा दो। अब आपको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में क्लास 8वीं की ज्योग्राफी में दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या कहा गया है? ये मोस्ट पॉपुलस रीजन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या है, बहुत फर्टाइल लैंड है, तापमान भी अच्छा है, बारिश भी अच्छी है। ठीक है, मतलब ये सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है, उपोष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है। कॉनीफेरस फॉरेस्ट यहाँ कैसे हो सकते हैं? क्योंकि कॉनीफेरस शंकुधारी तो वहां होते हैं जहां बहुत बर्फ है, जहां ध्रुवी वाले रीजन है, ध्रुव वाले। तो यहाँ तो बर्फ होती नहीं है, ये तो गलत हो गया। जहां ए दिख रहा है काट दो, जहां ए दिख रहा है काट दो। आंसर क्या आ जाएगा? बी, सी और डी। ठीक है, मॉनसून क्लाइमेट है, बिल्कुल गंगा ब्रह्मपुत्र में मॉनसून आता है और बहुत वेरिड टोपोग्राफी है, स्थलाकृति बहुत ही भिन्न है यहाँ की। ठीक है, उपजाऊ भूमि है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या आ जाएगा? बी, सी और डी, यानी कि बी, सी और डी। ठीक है, अगला सवाल, टोरिड जोन। टोरिड जोन मैंने आपको बताया था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये मैंने आपको कैसे समझाया था? ये शायद मैंने यूट्यूब पे भी डाली थी ये वाली वीडियो। 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, ऊपर 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ आता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ आता है, 23.5 डिग्री साउथ आता है। मैंने आपको समझाया था इसको टोरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्यों? क्योंकि सन की जो किरणें हैं वो बिल्कुल ओवरहेड गिरती है 90 डिग्री पे। तो क्या आंसर आएगा? दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, तो इस कारण यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है और इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली। वेद समाज जो है मद्रास में 1864 में बना था, बिल्कुल सही, 8वीं की हिस्ट्री से है। इसको आर्य समाज ने इंस्पायर किया था? नहीं, इसको ब्रह्म समाज ने इंस्पायर किया था। किसने? ब्रह्म समाज ने इंस्पायर किया था। तो आंसर क्या आएगा? ए सही है, आर गलत है। क्या आएगा? ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो क्या कहता है कि 1817 में, ये भी हमने 7वीं क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ा था। 1817 में जेम्स मिल पब्लिश्ड अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 3 वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात है, जेम्स मिल ने 1817 में एक बुक पब्लिश की, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 3 वॉल्यूम्स के अंदर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो 3 वॉल्यूम्स क्या थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उसने एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न नहीं किया था। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। ए सही, बी गलत। ए सही, बी गलत कहां दिख रहा है? ए सही, बी गलत। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 क्षेत्रों के अंदर, इस 3 भाग में इतिहास को इसने डिवाइड किया था। तो आंसर आएगा ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ठीक है, ए सही है, बी गलत है। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है ट्राइब्स के बारे में सवाल है, जनजातियों के बारे में है। हिंदी में देख लीजिए आप। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा, उनका संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है और ये सब मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं। ये पूरा अपना चैप्टर है हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, क्लास 7वीं की हिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी से है पूरा पेपर। एक एक चीज आपको नोट्स में, एक्सप्लेनेशन में मिलेगी। जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, पेपर भी उनका अच्छा होना चाहिए। काफी रिव्यूज भी आए हैं मेरे पास, हाँ जी पेपर अच्छा हुआ है। बाकी देखते हैं मार्क्स क्या कहते हैं, सिलेक्शन क्या कहती है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, ये बात बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है।
कि जमीन जंगल ये आपस में मिलजुल के काम करते हैं, इनकी भाषा संगीत जो है वो काफी समृद्ध और विशिष्ट होती है। दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही है, तो आंसर क्या आएगा? सेकंड स्टेटमेंट। अगला सवाल क्या है, इसको देखते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्लास छठी के पहले चैप्टर से क्वेश्चन है। ज्योग्राफी आपकी हिस्ट्री के पहले चैप्टर से क्वेश्चन है, क्लास छठी की एनसीईआरटी। क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया भी एक जैसा है, भौगोलिक सामीप्य, वहाँ के कल्चर, वहाँ की भाषा, वहाँ का खाना पीना, सब कुछ, ये मोमोज वगैरह सब वहीं से आए हैं। तो आंसर क्या आएगा? ये सब ही रीजन है इसको छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं। तो आंसर आएगा ABCD। सही विकल्प क्या आएगा? चारों, यानी ABCD। अगले सवाल पे चलते हैं, क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। गलत बताना है आपको। एक क्लास 8वीं की हिस्ट्री से सवाल है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में क्या सही नहीं है? इसका आंसर क्या आएगा? 4। क्योंकि इसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हुई है, पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना नहीं हुई है। उसने गलत पूछा है, तो आंसर क्या आएगा? चौथा गलत है, बाकी पहले 3 सही है। वट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। संसाधन क्या होता है? वो जितना ज्यादा यूजफुल होगा, जितनी किसी चीज की उपयोगिता होगी, वो उतना ही अच्छा संसाधन माना जाएगा। तो किसी भी चीज के को संसाधन बनाना किसका काम है? उपयोगिता और प्रायोज्यता की। एज इट इज लाइन है क्लास 8वीं के चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी से। ठीक है, उपयोगिता एंड प्रायोज्यता यानी कि यूटिलिटी। अगला सवाल है शाहजहां से संबंधित। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए हैं। बिल्कुल सही बात है, बड़ी बड़ी चीजें बनती है इसके समय में, आगरा और दिल्ली में खास इसने काम किया है। तो दोनों बिल्कुल सही है और व्याख्या भी करता है ये। तो आंसर क्या आएगा? सेकंड। दोनों A और R सही है और R A की सही व्याख्या करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। महलवाड़ी सिस्टम क्लास 7वीं की हिस्ट्री के अंदर से ये सवाल है, क्लास 8वीं की हिस्ट्री से ये सवाल है। 3 सिस्टम बताए थे मैंने आपको, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। आपको यूट्यूब पे भी इसकी क्लास मिल जाएगी, मैंने डलवाई थी यूट्यूब पे भी। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी और रैयतवारी, 3 बताए थे। और बताया था कि महलवारी सिस्टम होल्ट मैकेंजी ने ही शुरू किया था। ठीक है, होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। यहाँ पे क्या होगा? ग्रुप ऑफ विलेजेस बनाए जाएंगे, गांव के समूह बनाए जाएंगे, और विलेज के हेडमैन से पैसा लिया जाएगा, किसानों से पैसा नहीं लिया जाएगा। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा कि महलवारी की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी। सही बात है। और इसकी जो वो गांव की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, और ये बात बिल्कुल सही है। व्याख्या भी सही है, सारी बात सही है। तो दोनों A और R सही है, और R A की व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? सेकंड स्टेटमेंट। अगले सवाल पे चलते हैं, क्या कहता है? प्रेरीज के बारे में मैंने आपको कुछ नाम याद करने को कहा था कि जो मैदान है, जो खेती के प्रकार है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बोली जाती है। नॉर्थ अमेरिका में ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहते हैं, उन क्षेत्रों को प्रेरी कहा जाता है। एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ये सारे, प्रेरी कहा जाता है। आपको और ये D++ भी, TGT में भी ये सवाल बनते हैं, प्रेरी के, सवाना के, ठीक है, मिल्पा के, ये लदांग के, कहाँ पे किसको क्या कहते हैं। तो सवाल को एनसीईआरटी से जरूर कवर करेंगे। जितनी भी किताबें हैं आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, अब जिनका भी D++ भी TGT का पेपर है। ठीक है, जो स्टूडेंट सिर्फ एनसीईआरटी करके जा रहा है पेपर पास है, और जो सब कुछ करके जा रहा है एनसीईआरटी नहीं करके जा रहा तो शायद ही पेपर पास होगा। मैं आपको एग्जैक्ट लफ्जों में बता रही हूँ। तो ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्या कारण है यहाँ पे इतनी ज्यादा गेहूं होने का? ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो ये बात है गलत। हार्ड वर्किंग है, यस। साइंटिफिक मेथड से कल्टीवेशन करते हैं, यस। यहाँ पे बारिश नहीं होती, गलत बात है। कॉमन सेंस से भी सवाल को कर सकते थे, बारिश नहीं है तो खेती कैसे होगी? बारिश तो होती है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड भी यूज होता है, हार्ड वर्किंग लोग हैं तभी काम हो रहा है, और टेक्नोलॉजी का यूज तो करते हैं। B और C इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है, मतलब यहाँ के लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, ये बात गलत है। श्रमिक हैं, बिल्कुल सही। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर रहे हैं, वर्षा की कमी नहीं है। आंसर क्या आएगा? B एंड C। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। जो ग्लोब पे लाइंस बनाई गई है, मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी बताया था, मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी बताया था कि ये जो लाइंस ग्लोब पे बनी हुई है, ये क्यों बनी होती है? ताकि आप किसी का एग्जैक्ट लोकेशन बता सके। ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए नहीं करते, ग्लोब को डिजाइन देने के लिए नहीं करते, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए ये काम किए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर स्थान को ढूंढने के लिए ये काम किए जाते हैं। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट।
द एटमोस्फियर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। अब वायु जो है पृथ्वी के चारों तरफ है, पर ये वायु क्यों पकड़ी हुई है, उड़ क्यों नहीं गई? ये मैंने आपको क्लास 8वीं की ज्योग्राफी में करवाया है, 7वीं की ज्योग्राफी में। क्यों नहीं उड़ गई? क्योंकि धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, धरती का गुरुत्वाकर्षण बल उन हवाओं को पकड़े रखता है। तो आंसर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जिसके कारण ये थिन लेयर एयर की हमारे चारों तरफ रहती है। स्टीरियोटाइप क्लास 7वीं का जो पॉलिटी का सवाल है वहां से बनता है। ये क्या कहता है स्टीरियोटाइप? मैंने आपको समझाया था क्या होता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को, मतलब ना एक रूढ़ी बना लेते हैं, एक दिमाग में पहले ही एक छवि बना लेते हैं नेगेटिव, कि भाई ये बंदा तो ऐसा ही होगा, किसी ने जीन्स पहनी है तो वो तो बेकार, उसमें संस्कार नहीं पाएंगे, कोई शॉर्ट्स में घूम रहा है तो उसमें संस्कार नहीं पाएंगे, कोई अगर अफ्रीका का है तो वो तो काला ही पाएगा। तो इस तरीके से आप एक स्टीरियोटाइप पहले ही एक दिमाग में सोच बना लेते हो। इससे क्या होता है, जिनमें वो अच्छे हैं आप वो काम उनको करने ही नहीं देते। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और हम उस व्यक्ति की जो गुण है, जो उसके कौशल है, उसको देख नहीं पाते, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? सेकंड, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। ठीक, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? इंडिया और बांग्लादेश, क्लास 8वीं के कृषि नामक टॉपिक से ये सवाल है, क्लास 8वीं की ज्योग्राफी एनसीईआरटी। इंडिया और बांग्लादेश जूट के सबसे बड़े उत्पादक हैं। आपको बताना है कि ऐसा क्या क्लाइमेट है वहां पे, कैसी जलवायु है। जलोढ़ मृदा मिल जाती है, सही बात है। उच्च तापमान की आपको आवश्यकता होती है। निम्न तापमान में जूट नहीं होगा, तो सी काट दो, जहां भी सी दिख रहा है उसको काट दो। ये काट दिया, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया। आंसर क्या आ जाएगा? ए, बी और डी। आंसर आ जाएगा ए, बी, डी। एग्जैक्ट लाइंस हैं क्लास 8वीं की ज्योग्राफी में। कहता है कि इंसोलेशन समझाने का, ये टीजीटी जो पैडागोजी है, एसएसटी पैडागोजी से सवाल है। हालांकि मैं एसएसटी पैडागोजी नहीं डील करती हूँ, लेकिन फिर भी ये ऐसे सवाल हैं जिनको हम कर सकते हैं अपने दिमाग लगा के, तो इस हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। इंसोलेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, सूर्य ताप या आथपन क्या होता है। सूर्य से जो किरणें आ रही है उसको इंसोलेशन कहते हैं। और इंसोलेशन करने का तरीका क्या है? विचार मंथन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन आप दे सकते हैं, विचार मंथन, केस स्टडी तो नहीं काम आएगा। सर्वे भी आप कैसे करोगे इंसोलेशन का? ठीक है, कैसे करोगे? तो इसमें आप विचारों का मंथन करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, चीजों को समझेंगे। तो आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है, इसका आंसर ब्रेनस्टॉर्मिंग आएगा। अगला सवाल है, द डिसिप्लिन्स दैट मेक्स द सोशल साइंस आर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। एसएस में ये सारी चीजें आती हैं और इन सभी चीजों का इंटरकनेक्शन आता है। दोनों ही बात बिल्कुल सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ, मेरा सेक्शन नहीं है ये, मैं एसएसटी पैडागोजी नहीं करवाती हूँ, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसे कॉमन सेंस के क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इसकी आ जाएगी। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है अगला सवाल? व्हाई डू इलेक्शंस टेक्स प्लेस आफ्टर फिक्स टाइम के बाद? मतलब एक फिक्स टाइम के बाद ही चुनाव क्यों होते हैं? सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, उनको भी पता है 5 साल के बाद फिर जनता हमारी कॉलर पकड़ेगी कि तुमने क्या किया। उनकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक वाद विवाद और जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। और ये एक प्रथागत प्रक्रिया है। प्रथागत प्रक्रिया तो है, ठीक है, लेकिन पहले 3 स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। ठीक, उत्तरदायित्व। अब एक ही पार्टी थोड़ा ना चलाती रहेगी, बाकी दलों को भी तो हिस्सा देना है, तो इस चीज के लिए भी हम इलेक्शन करवा रहे हैं। वाद विवाद जन संवाद बढ़े, इसके लिए भी। और ये एक कस्टम नहीं है, ये कस्टम नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। रिवाज तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसका आंसर देखो, डिपेंड करता है कमीशन क्या मांगता है। मे बी ABCD लगा दे, पर मैं होती तो मैं ABC लगाती। कस्टम तो है ही, ठीक है, लेकिन कस्टम संविधान से अलग चीज हो गया। कस्टम तो है, संविधान में है या नहीं है, कस्टम रीति चलती आ रही है। अब चलती आना अलग बात है और संविधान में कोई चीज होना अलग बात है। तो ABC इसका आंसर आना चाहिए, पर मे बी कमीशन इसको ABCD भी कर दे। तो ये देखते हैं क्या इसका आएगा आंसर की में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोर्सेज? सोर्सेज के बारे में क्या सही है? स्रोत जो है वो ठोस प्रकृति के होते हैं, कॉन्क्रीट होते हैं। ठीक है, मतलब हम ज्यादा उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। ऐतिहासिक भी होते हैं, ठीक है, और ये प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी इसके अंदर शामिल होते हैं।
जैसे गांधी जी का पत्र मिल गया, नेहरू जी का पत्र मिल गया, वो भी स्रोत ही है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? सही विकल्प अपने को चुनना है। ये डी आएगा, पक्का आएगा। बी भी आएगा। बी और डी कहाँ दिख रहा है आपको? बी एंड डी, बी एंड डी, बी एंड डी कहीं दिख रहा है? ए सी डी, ए डी, ए बी, ए बी सी। देखते हैं भाई, ऐतिहासिक तो होते ही हैं ये। बी तो पक्का आएगा, जिसमें बी नहीं दिख रहा वो तो हम काट देंगे। ठीक है, जिसमें बी नहीं आएगा वो तो हम काट देंगे, यानी ए और बी या ए बी सी। बी आएगा, बी आएगा। सी वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या? ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ए और बी आना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर ए और बी आना चाहिए। बाकी डी बी स्टेटमेंट तो सही है, इस पे भी मैं क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ। अगला सवाल है ओपन बुक एग्जाम। ये फिर से आपकी टीचिंग पैडागोजी का सवाल जो है वो आ गया है। ओपन बुक एग्जाम शिफ्ट्स द फोकस अवे फ्रॉम रोट लर्निंग। अब देखो, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। बिल्कुल सही बात है। खुली पुस्तक से पता है क्या होता है? अब मान लीजिए आपने पूरे साल किताब नहीं पढ़ी, पर एग्जामिनेशन में मैं आपको कह दूं बुक खोल के आपको आंसर लिखना, आप पूरी बुक पढ़ डालोगे फुल कंसंट्रेशन के साथ। इससे क्या होता है? बुक से आपकी इंगेजमेंट हटती है। ठीक है, किताबों के साथ आपका ध्यान, आपका संबंध स्थापित होता है। बिल्कुल सही बात है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों पर भार भी कम करती है, क्योंकि उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। ये बात गलत है। आप खुली पुस्तक से भी तो काम तभी करोगे जब आपने कुछ तैयारी वैयारी कर रखी है। ऐसा थोड़ा ना मुंह उठा के किताब दे दी और उसको ढूंढने बैठ जाओगे। तो यहां तक तो ये सही है, खुली पुस्तक भार तो कम करती है, पर पहले से तैयारी नहीं करनी पड़े ये बात गलत है। तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तभी आप किताब को खोलकर ही काम कर पाओगे। तो ए सही कहूंगी, आर गलत कहूंगी। ए सही, आर गलत। अगला सवाल है, कहता है कि एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता की आवश्यकता होती है। जनता जहां सजग है, जनता जहां बोल सकती है, जहां जनता का तंत्र है, लोगों का तंत्र है, लोकतंत्र उसको कहते हैं। तो लोकतंत्र को स्ट्रोंग करने के लिए आपको जनता को सजग बनाना पड़ेगा। अगला सवाल है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग असेसमेंट क्वेश्चंस ए एंड बी रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये दो क्वेश्चंस है। ठीक है, क्या 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 क्वेश्चन है? राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए और बी पे विचार करें। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? एक तो ये सवाल दिया हुआ है। दूसरा है, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? अब आप यूं बताओ, इनमें से क्या चीज तो कंसेप्ट है? कंसेप्ट क्या है? प्रेस वार्ता वाली बात। ये तो कंसेप्ट से ही समझ आएगा ना कि प्रेस वार्ता क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरीके से बहस होती है। और ये बात फैक्ट है कि उन प्रतिनिधियों को हम एमएलए कह रहे हैं, उन प्रतिनिधियों को हम क्या कह रहे हैं, ये फैक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो फैक्चुअल है और पहली कंसेप्चुअल है। यानी कि ए तो है संकल्पनात्मक और बी है तथ्यात्मक। ठीक है, ए है संकल्पनात्मक और बी है तथ्यात्मक। तो आंसर क्या आएगा? सेकंड स्टेटमेंट। अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है सोशल साइंस को इवेल्युएट करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन हेल्प करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए? पाठ्यक्रम में किस स्किल पे बल दिया गया है? बिल्कुल, it is derived from a standard text and combination of text. How detailed is the outline of syllabus? What level of competence is demanded of learner on each social science skill? क्या कह रहा है ये? कहता है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न किस प्रकार उद्देश्य समझने में मदद करेंगे? पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, मतलब किताब में किन किन स्किल्स को बढ़ाने पे जोर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्यपुस्तकों से लिया गया है? पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, कितना इलेबोरेट करके आपको चीजें दी गई है। ठीक है, कितना इलेबोरेट करके चीजें दी गई है। अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है, मतलब कि आप किस लेवल से स्किल बढ़ाना चाह रहे हो स्टूडेंट की, इस चीज को भी देखा जाता है क्या? ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ए तो पक्का आएगा। ठीक है, जिसमें ए नहीं दिख रहा वो काट दो और ए चारों में है। फिर डी भी पक्का आएगा। ठीक, इसमें डी भी आएगा, क्योंकि आप देखोगे कि किस लेवल पे आपकी स्किल्स बढ़ाई जाएगी। जिसमें डी नहीं दिख रहा हम वो काट देंगे। दो ऑप्शन गए। ठीक है, तो ए बी डी और एओडी। बी देखते हैं, यह किसी एक मान्य पाठक पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से लिया गया है? तो जो सामाजिक विज्ञान है, जब उसकी किताबें लिखी जा रही है, जब उसका सिलेबस लिखा जा रहा है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट होना चाहिए।
किसी एक ही किताब का सब कुछ लेके आप नहीं लिख सकते, आपको बहुत सारी किताबों का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए ताकि आपका एक्सप्लेनेशन बढ़े। तो आंसर क्या आएगा? ए बी डी। आंसर क्या आएगा? ए बी डी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। फॉर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अ ट्री चार्ट वुड बी बेस्ट सूटेड? किस तरीके के विषय के लिए ट्री चार्ट उपयुक्त रहेगा? आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकी चरों के वितरण के लिए, शासक के शासन काल का सार देने के लिए, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटना, युद्ध, क्रांति, सामाजिक आंदोलन को पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए, और आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए। अब देखो ट्री चार्ट क्या होता है। ट्री चार्ट के अंदर क्या करते हो आप? शाखाएं बना देते हो कि ये काम ऐसे हुआ, आपने फिर इसको ऐसे बांट दिया, फिर आपने इसको ऐसे 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 बांट दिया। ये क्या है? ये ट्री चार्ट है। फिर इसके दो सेक्शन, इसके दो सेक्शन, इसके दो सेक्शन। तो मतलब क्या कर रहे हो आप? ऐतिहासिक घटनाएं, आपने यहाँ पे घटना बता दी, यहाँ पे आपने युद्ध बता दिए, क्रांति बता दी, फिर घटना कौन कौन सी हुई, युद्ध कौन कौन से हुए, क्रांति कौन कौन सी हुई। इस तरीके से आप एक ट्री चार्ट बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। आंसर 3 आएगा। अगला सवाल है, क्या कहता है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन? ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। ठीक है, हम चलते हैं आगे, अपने एसएस के सेक्शन को देखते हैं। एसएस का सेक्शन क्या कहता है? कहता है कि दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन बल दे सकते हैं, ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। कौन कौन से मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिसमें जो ट्राइबल लोग हैं, एससी एसटी लोग हैं, वो भी कह सकते हैं हमें गरिमामय और समानता का व्यवहार, हमें भी प्रेस्टिजियस जिंदगी जीने का, इक्वालिटी का। एक तो समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। देखो अगर उनके साथ शोषण हो रहा है, अब आप एक बात देखो, समानता के अधिकार में हम क्या देखते हैं कि किसी के साथ लिंग, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये तो सीधा सीधा समानता की बात कर रहा है। ठीक है, तो ए तो आएगा। फिर लिबर्टी, स्वतंत्रता का इससे कोई संबंध नहीं है। तो सबसे पहले तो जहां डी दिख रहा है हम वो काट देंगे, जहां भी अपने को डी दिख रहा है हम काट देंगे। अब थोड़ा सा आसान हो गया, यानी बी तो पक्का आएगा। ठीक, बी आएगा। और सी में भी एक्सप्लॉयटेशन की बात कहाँ? एक्सप्लॉयटेशन में देखो क्या था, मानव तस्करी की बात थी एक्सप्लॉयटेशन में, और चाइल्ड राइट की बात थी कि बाल श्रम विरोध आप करेंगे। ठीक है, तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये आर्टिकल 29-30 की बात कर रहा है कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जितने भी मार्जिनलाइज लोग हैं, वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचा रख सकते हैं। समानता की बात है, यहां भी समानता की बात है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ए एंड बी। आंसर क्या आएगा? ए एंड बी। अब आप कहोगे जी स्वतंत्रता, पर स्वतंत्रता से समानता नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन क्यों नहीं लिया मैंने, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्यों नहीं लिया? इसकी वजह यह है क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार में बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी की बात है, कहीं पे भी एससी एसटी ट्राइबल की बातें नहीं है। दूसरा जो है, एक्सप्लॉयटेशन में ये कहा गया है कि बाल श्रम का निषेध करना है, बाल श्रम निषेध है, तो वहां भी आपको कहीं पे हाशियाकरण, मार्जिनलाइज लोगों की बातें नहीं दिखती है। तो इसलिए सीओडी नहीं आएगा, इसका आंसर ए और बी आएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज स्ट्रेटेजीज कैन मेक सोशल साइंस क्लासरूम मोर इंक्लूसिव? ये जो है टीचिंग पैडागोजी का सवाल है, मैं एसएस सेक्शन को डील कर रही हूँ। आइडेंटिफाई द स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव, ये भी पैडागोजी का सवाल है। द स्टेटमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, द स्टेटमेंट हिंदी में देखो, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। क्या अनुमान लगाता है? यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी देता है। ये सारी बातें ही तो सही है। इसमें यही तो कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, मतलब कि उनके धर्म को, उनकी भाषा को, आर्टिकल 29-30 की बात है। और यहाँ पे ये सारे ही काम है, बहुसंख्यक से अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए ये आर्टिकल आए हैं। तो ए बी सी डी इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है, हमारी भारतीय न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है, इस वजह से वो बिना किसी कानूनी दबाव के ये काम कर सकती है। तो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही इसका कारण है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। अगला सवाल है, उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। बालवाड़ियों का प्रावधान, मतलब कि
प्रोविजन ऑफ चाइल्ड केयर सेंटर, बिल्कुल चाइल्ड केयर सेंटर होंगे तो महिला अपने बच्चों को वहां छोड़कर अपना काम पे जा सकती है। महिलाओं की संसद में सीटों का आरक्षित होना, ये भी सही बात है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, काम में जहां वो जा रही है वहां उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, ये सारी ही चीज कि नाइट शिफ्ट अगर कोई कर रहा है तो घर से ले जाने की और घर पे छोड़ने की सुविधा, ये सारे ही काम महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनकी सुरक्षा और नौकरी के अंदर मदद करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हम किसानों के, भारत के गांवों में किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। और मानसून का अभाव जब भी होता है, ऋण नहीं चुका पाता किसान और मजबूरन वो अपनी जान दे देता है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। यस, इट इज महत्वपूर्ण। यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है और सम्मान विकसित करता है। दोनों ही बिल्कुल सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। टीचिंग पैडागोजी का है, बट हमने डील कर लिया। ठीक है, अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटेड फॉर रिड्यूसिंग सर्कुलर लोड ऑफ सोशल साइंस। अब ये जो है टीचिंग पैडागोजी का है, मैं छोड़ रही हूं। अगला सवाल है, क्या औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने और फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, इसकी वजह क्या है। एक तो उनको कभी भी नौकरी से निकाल दो, कभी भी रख लो। दूसरा, उनको कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा छुट्टियां देने की जरूरत नहीं है, उनको अधिकार देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मालिक वाले लोग यही चाहते हैं कि अस्थायी श्रमिक रहे, वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन और हित से बच सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम कर सकते हैं, मांग कर नहीं करेंगे और काम लंबे समय तक। स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी, ये हम नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि स्थायी कर्मी काम नहीं करते या परिश्रमी नहीं है। तो आंसर इसका आएगा ए, बी और सी। ये स्टेटमेंट गलत है, ए और बी सही है। ठीक है, ए बी सी सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। 81 क्या कहता है, ये जो है क्या है, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। यस, आप जब कभी भी क्लास में, आपके क्लास में कुछ ऐसे समुदाय के लोग बैठे हों, ऐसे बच्चे बैठे हों जो मार्जिनलाइज्ड में रहते हैं, जैसे SC ST ट्राइबल लोग बैठे हों, तो कभी भी उनके समुदायों का नाम मत लो, वो असहज महसूस करेंगे, डिस्कम्फर्ट उनको फील होगा। इस तरह के मुद्दे को संवेदनशीलता से, बहुत प्यार से संभालना चाहिए। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा भी महसूस करेंगे। विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराना नहीं चाहिए। जबरदस्ती क्यों उनको जबरदस्ती कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, बी और सी। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ए, बी, सी। जबरन नहीं उनसे कहो, वो अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो करने दो, नहीं करना चाहते तो जबरदस्ती नहीं करोगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इररेलेवेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ये जो है ये पेडागोजी का सवाल है। एट विच स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये भी पेडागोजी का सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं। इंडियन सेक्युलरिज्म, क्लास 6 पॉलिटी का सवाल है। प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस के बारे में, यानी सैद्धांतिक दूरी के बारे में बताया गया है। सैद्धांतिक दूरी क्या बताया था मैंने, जहां पे राज्य तभी बोले जब जरूरत है। मैंने आपको इंडिया का सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट और अमेरिका के सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट बताया था, दोनों की धर्मनिरपेक्षता कैसे अलग है बताया था। तो भारत की धर्मनिरपेक्षता में हमने देखा था एक सैद्धांतिक दूरी बनी हुई है। राज्य तभी वैसे ही काम करता है जैसा संविधान में लिखा गया है, और राज्य तभी बोलता है जब जरूरत हो। बेवजह राज्य धर्म के बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, मैंने आपको लॉर्ड अयप्पा का एग्जाम्पल देके बताया था। तो आंसर क्या आएगा, संविधान में दिए गए आदेशों के अनुसार ही हस्तक्षेप करना और जब जरूरत पड़े तभी मामलों को नियंत्रित करना। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए और डी। इसको ही सैद्धांतिक दूरी कहते हैं, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फील्ड वर्क एज अ मेथड ऑफ सोशल साइंस। ये फिर से पेडागोजी का है। द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ आदिवासी सोसाइटीज एट्रीब्यूटेड टू। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय किसको जाता है। जाति व्यवस्था के प्रचलन को, दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। अब देखो इनकी विशिष्ट भाषा होती है, सी तो पक्का आएगा, जहां सी नहीं दिख रहा काट दो। पहले तो सी नहीं दिख रहा, जहां काट दो। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। जाति व्यवस्था के प्रचलन को, जाति व्यवस्था से तो चीजें खराब हो रही है ना, जाति व्यवस्था से तो चीजें खराब हो रही है।
अब देखो सवाल क्या कह रहा है, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय किसको जाता है? जाति व्यवस्था जो है उसके प्रचलन को, उनका जो जनजातीय धर्म है वो उनका पालन करते जा रहे हैं, यानी बी तो पक्का आएगा। जिसमें बी नहीं दिख रहा काट दो, बी और सी तो पक्का आएगा। बी और सी, बी और सी, बी और सी, ये भी है बी सी, बी सी, बी सी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहा है। प्रेजेंस ऑफ लिटिल हिरार्की, ऊंच नीच की कम उपस्थिति। नहीं, आदिवासी समाज इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि ऊंच नीच की उपस्थिति है, तो डी नहीं आएगा आंसर। डी नहीं आएगा, तो डी जहां दिख रहा है काट दीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए, बी और सी। एलिमिनेशन से जाओगे तो कॉमन सेंस से भी काम आप कर सकते हो। अगला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। अगेन पेडागोजी का सवाल है, अगला सवाल भी पेडागोजी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच, पेडागोजी का सवाल है। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियों पर कक्षा में विद्यार्थियों से प्राप्त, ये भी पेडागोजी का। ठीक है, तो सवाल जो थे एसएसटी के वो मैंने डील किए, और एक एक क्वेश्चन एसएसटी का एनसीईआरटी से ही आया हुआ है। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है, एनसीईआरटी खोलो, मैंने साथ साथ बताया है कौन सी क्लास से है, और देखो एग्जैक्ट लाइंस आपको मिलेंगी, एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन आपको देखने को मिलेगी। और ये मेरी तरफ से इसका सॉल्यूशन था, या कह दो एक आइडिया दे रही थी कि किस तरीके से साइंस एसएस के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। और जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज है वो रुकी हुई है, उसकी वजह है मुझे बुखार हो गया था, कोल्ड हो गया था, कफ हो गया था। देन फिर 3 दिन के लिए मेरे ब्रदर की मैरिज थी, वहां पे मुझे जाना पड़ा, और फिर मैरिज के बाद वो होता है लड़कियां थोड़ा स्वेटर वगैरह नहीं पहनती शादी में, बीमार हो गई, और फिर से आने के बाद मुझे और ज्यादा कोल्ड, मतलब पूरा ब्लॉक हो गया था मेरा सिस्टम। अब भी जुकाम है थोड़ा, बट इट्स ओके। कल से आप लोगों की रात को 9 बजे वाली जो एमसीक्यू की क्लास है वो कंटिन्यू। ठीक है, अब डी ट्रिपल एस भी टीजीटी पे जान लगा दीजिए, जिनका भी पेपर है, एचसीएस वाले स्टूडेंट्स का पेपर आ रहा है, जान लगा दो। एनसीईआरटीज पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसको भी बैच लेना हो इवन नंबर पे कॉल कर सकते हो, कोई इंक्वायरी है तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।